वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। तो हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया था कि यूरोपियों का जो यूरोपीय कंपनियां थी वो भारत में कौन कौन सी जगह आती है और किस ऑर्डर में आती है। ठीक है, तो वो हमने वीडियो देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको उस वीडियो का लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, बंगाल के अंदर जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियाँ थी वो क्या थी। ठीक है, और उस समय बंगाल का दीवान कौन था, सूबेदार कौन था, वो भी हम देखेंगे। मुर्शिद कुली खां के सुधार क्या थे, अलीवर्दी खां कौन था, सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था, अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों और इसके बीच के अंदर कौन सी लड़ाई होती है वो भी हम देखेंगे, और ये कब से कब तक इसका कार्यकाल रहता है। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है प्लासी युद्ध के बाद संधि करने के लिए। यह है रॉबर्ट क्लाइव। ब्लैक होल की घटना क्या है वो भी हम देखेंगे, और बंगाल के नवाब का जो फोर्ट विलियम पर अधिकार करने के बाद क्या होता है, अंग्रेजों की क्या प्रतिक्रिया रहती है वो भी हम देखेंगे। और ये देखिए बंगाल के ये अधिकारी हैं, कोई अमीर चंद है, कोई रायल दुर्ग है, जगत सेठ है, वो भी हम देखेंगे कौन है ये लोग और क्यों ये नवाब के लिए उसकी हार का कारण बने। ये रॉबर्ट क्लाइव एक प्रतीकात्मक चित्र है और ये सिराजुद्दौला का प्रतीकात्मक चित्र है। प्लासी की लड़ाई होती है ठीक है, तो 23 जून 1757 को होती है। क्या कारण थे इसके पीछे वो भी हम देखेंगे। और ये तोपें थी जो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा काम में ली गई थी। अलीनगर की संधि होती है प्लासी के युद्ध के बाद, वो क्या होती है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को होता है। मीर जाफर ये सिराजुद्दौला का सेनापति होता है। उसके बाद हम देखेंगे ये लड़ाई हो चुकी है। उसके बाद मीर कासिम कौन होता है तो वो भी हम देख लेंगे, और एक बार फिर से मीर जाफर को सेनापति बना दिया जाता है। तो ये क्यों बना दिया जाता है, फिर से का क्या मतलब है यहाँ पर, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है हमारा इंडिया, जो उस समय का ये ब्रिटिश साम्राज्य के पहले का इंडिया है। अभी भी दिखने को तो ऐसा ही दिखता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो जैसे अलग अलग रियासतें हुआ करती थी, अलग अलग राज्य हुआ करते थे, तो उसमें जो बंगाल था ये सबसे समृद्ध राज्य हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ आती थी बहुत सारी। ठीक है, इस वजह से जो जमीन थी वो उपजाऊ थी, तो काफ़ी अच्छी खेती होती थी, और उससे जो बंगाल के अंदर जो गतिविधियाँ थी वो काफ़ी अच्छा था, व्यापार भी अच्छा था। तो इसी वजह से ये काफ़ी समृद्ध क्षेत्र था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटिश आते हैं वो 1600 के अंदर आते हैं, और सबसे पहले जहांगीर के कार्यकाल के अंदर कौन आता है, कैप्टन हॉकिंस आता है, और सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी लगाते हैं। उसके बाद से धीरे धीरे ये 1700 के अंदर 1757 के अंदर प्लासी के युद्ध के बाद से ये बंगाल के ऊपर अधिकार कर लेते हैं। अब वो क्या प्रोसेस है वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियाँ। तो ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों में बंगाल था, तो बंगाल एक जगह थी जो आज वर्तमान के अंदर बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के अंदर वो बटा हुआ था, और भी क्षेत्र था, बिहार तक का क्षेत्र इसके अंदर शामिल था। ये एक मुगल प्रांत था, मुगल प्रांत, और उस समय मुगल सल्तनत चल रही थी, और ये उस समय जहांगीर का काल किसका था, जहांगीर के वंशज थे, जिसमें औरंगजेब आ गया, औरंगजेब के बाद फर्रुख सियर, ठीक है, फर्रुख सियर 1717 तक था। उसके बाद आपने 1857 की क्रांति देखी होगी, उसके अंदर जो बहादुर शाह जफर थे वो अंतिम मुगल सम्राट माने जाते हैं। तो मुगल प्रांत के अंदर एक सूबेदार था। तो सूबेदार किसको नियुक्त करते थे, जो मुगल शासक थे वो सूबेदार अपने ही परिवार के किसी सदस्य को नियुक्त करते थे। फर्रुख सियर ने बंगाल का सूबेदार अजी मूसान को नियुक्त किया था, और यह किसी भी मुगल शासक के द्वारा अंतिम सूबेदार नियुक्त किया गया था जो कि राज परिवार से संबंधित था। जो राज परिवार से संबंधित होने के कारण दिल्ली में ही रहता था ठीक है, दिल्ली में रहता था। अब यहाँ का जो दीवान था और जो वित्त मंत्री था वो कौन था, वो था मुर्शिद कुली खां। अब ये तो जो सूबेदार था अजी मूसान, ये तो रहता था दिल्ली के अंदर, तो यहाँ पर जो सूबेदारी का काम था वो भी कौन संभालता था, मुर्शिद कुली खां ही संभालता था। इसको औरंगजेब ने यहाँ का दीवान नियुक्त किया था। किसने नियुक्त किया था, औरंगजेब ने किया था, जो सूबेदार का काम भी संभालता था, साथ में वित्त मंत्री का काम भी करता था। और यहाँ से ही जो मुर्शिद कुली खां के जो वंशज है आगे आने वाले, वो ही वंशानुगत नवाब कहलाने लगे,
और मुर्शिद कुली खां के जो वंशज थे वही आने वाले समय में इसके वंशानुगत नवाब कहलाने लगे। कहाँ के? बंगाल के। अब मुर्शिद कुली खां के सुधार देख लेते हैं। जब मुर्शिद कुली खां बंगाल का नवाब बनता है तो ओबियसली बात है जो परिवार के जो लोग होते हैं वो चाहते थे कि हम भी यहाँ पे इसकी कुर्सी पर बैठे। ठीक है, तो छोटे जमींदारों के खिलाफ उसने सबसे पहले मुर्शिद कुली खां के सुधार देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो मुर्शिद कुली खां के सुधार में सबसे पहले तो जो जमीन थी वो बिखरी हुई थी चारों तरफ, क्योंकि जो मुगल सम्राट थे वो क्या करते थे, कोई भी किसी की खबर सुना देते थे तो ये दान में दे देते थे, ये तुम्हारे 50 बीघा जमीन दान। तो उसने क्या किया, जो छोटे जमींदार थे मुर्शिद कुली खान ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और उनकी जमीनों को खालिसा भूमि में परिवर्तन कर दिया। जो जागीर वाली भूमि थी उसको खालिसा भूमि का यह तात्पर्य है राजकीय भूमि, जो शासक के डायरेक्ट कंट्रोल में होती थी, राज्य के कंट्रोल में होती थी, उसको खालिसा भूमि कहा जाता था। तो खालिसा भूमि में परिवर्तन कर दिया। हालांकि उसने जो बड़े जमींदार थे उनको बनाए रखा, क्योंकि उनसे काफी अच्छा भू राजस्व मिलता था। और वो जो मुर्शिद कुली खां था उसके शासन चलाने में सहयोग भी करते थे, उसका सहयोग करते थे। बंगाल के किसानों को ऋण की सुविधा दी, जिसे तकावी कहा गया। तो फारसी में जैसे आज बैंक जो लोन देते हैं किसानों को, ठीक है, तो ये तो हो गया वर्तमान समय में लोन, लेकिन उस समय जो लोन दिया जाता था किसानों को उसको फारसी भाषा के अंदर तकावी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि तकावी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आने वाली जो एग्जाम्स है उसके अंदर पूछा भी जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, जो तकावी है वो किसानों को दिया जाने वाला एक ऋण था, जिसको फारसी भाषा के अंदर तकावी कहा जाता है। सुधारों से नाराज होकर गुलाम मोहम्मद और उदय नारायण जैसे जमींदारों ने विद्रोह कर दिया था, क्योंकि ये छोटे जमींदार थे और इनकी जमीनें हड़पी जा रही थी। किसके द्वारा? मुर्शिद कुली खां के द्वारा। तो इन्होंने नाराज होकर विद्रोह कर दिया। हालांकि मुर्शिद कुली खां ने इनका दमन कर जो अपनी राजधानी थी ढाका, जो आज बांग्लादेश की राजधानी है, उसने ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद को बना लिया। किसने? मुर्शिदाबाद ने बाद को बना लिया अपनी राजधानी। अब इसके बाद जो नवाब बनता है बंगाल का, वो कौन बनता है? वो बनता है अलीवर्दी खां। कौन बनता है? अलीवर्दी खां। इसका ज़्यादा रोल दिखता नहीं है बंगाल के विकास के अंदर। ये अंग्रेजों की जो तुलना है वो किससे करता है? मधुमक्खियों से करता है। ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से किसने की थी? तो वो था अलीवर्दी खां, बंगाल का नवाब। अलीवर्दी खान कहता था कि इन्हें छेड़ा ना जाए तो ये शहद देती है, और अगर छेड़ने पर और छेड़ा जाए तो ये काट काट कर मार डालती हैं। तो अंग्रेजों के बारे में ये कहता है कि अंग्रेज वो है, अगर इनका सहयोग करोगे, इनका साथ दोगे तो ये शहद देगी आपको, मतलब लाभ देगी आपको, और अगर आप इनके विरोध में जाओगे तो ये काट काट कर मार डालेगी, मतलब आपका जो सत्ता है उसको समाप्त कर देगी। तो ये है सिराजुद्दौला। ठीक है, ये प्राचीन जो यात्री होते थे, ठीक है, और जो इतिहासकार थे उस समय के, तो ये पिक वहां से ली गई है। तो ये प्रतीकात्मक पिक है, तो आप देख सकते हैं पहनावा वगैरह और ये सब। ये बंगाल के नवाब था सिराजुद्दौला। ठीक है, तो सिराजुद्दौला जो नवाब रहता है बंगाल का, ये बनता है 1756 में बनता है और 1 साल तक ये रहता है। 1756 से 57 तक रहता है। जब ये नवाब बनता है तो इसे अपने ही संबंधियों का विरोध का सामना करना पड़ता है। अपने संबंधियों में जैसे कि मौसी घसीटी बेगम, इसकी मौसी का नाम था घसीटी बेगम, और मौसी तो आपको पता ही है, माँ की बहन को मौसी कहा जाता है। पूर्णिया का नवाब शौकत चंद, जो इसका मौसेरा भाई था। ठीक है, और ये घसीटी बेगम का पुत्र था। तो ये घसीटी बेगम चाहती थी कि मेरा पुत्र शौकत जंग ही नवाब का बंगाल का अगला नवाब बने। लेकिन जो सिराजुद्दौला होता है वो इनके जो विरोध है इनका दमन कर देता है और बंगाल का नवाब बन जाता है। अंग्रेजों ने अब ठीक है, बंगाल का नवाब बन गया, सब कुछ एकदम प्रॉपर तरीके से चल रहा है। तो अंग्रेज क्या करते हैं, इस बीच अंग्रेजों ने कोलकाता के अंदर किलेबंदी शुरू कर दी। किलेबंदी का मतलब होता है कि अपनी सुरक्षा बिना, अब राजा तो जो नवाब होता है वो राजा है बंगाल का, अब उसकी परमिशन के बिना वो क्या करते हैं, कोलकाता के अंदर किलेबंदी शुरू कर देते हैं। अंग्रेजों ने कोलकाता में किलेबंदी की और सिराजुद्दौला के विरोधियों को शरण भी दी। अब सिराजुद्दौला के जो विरोधी, ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी बड़ा आदमी होता है उसके विरोध में कोई ना कोई होता है, उसकी नीतियों के विरोध में कोई ना कोई होता है। जैसे वर्तमान समय में हम देख लें, जैसे मोदी प्रधानमंत्री, तो वो कई काम ऐसे करते हैं जिसके कई पक्ष वाले भी होते हैं और कई विरोधी भी होते हैं। तो वैसे ही सिराजुद्दौला भी था, उसके पक्ष में भी थे तो विरोध में भी थे, और जो इसके विरोध में थे अंग्रेज उनको शरण दे देते थे। तो ये कारण बना। नवाब ने कार्रवाई करते हुए कोलकाता पर हमला कर लिया और कोलकाता में फोर्ट विलियम
जो मैंने आपको बताया था कि जो कोलिकाता और मिदनापुर और ये सारी तीनों चीज़ें थी, इसको मिलाकर फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। और इसका जो पहला शासक था वो कौन था? चार्ल्स आयर। और फोर्ट विलियम का निर्माण किसने किया था? जो चोरनोक ने। इसे पीछे वाले वीडियो में अपने देख लिया था, जिसमें यूरोपियों का आगमन होता है, वो वाले वीडियो में। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही और वीडियो आगे देखने के लिए। ठीक है, तो फोर्ट विलियम को जो सिराजुद्दौला होता है वो अपने कब्जे में ले लेता है। क्यों ले लेता है? क्योंकि जो अंग्रेज थे कोलकाता के अंदर किलेबंदी कर रहे थे, और ऊपर से सिराजुद्दौला के जो विरोधी थे उनको शरण भी दे रहे थे, और बिना किसी परमिशन के नवाब के। ये था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, प्लासी के युद्ध के समय ये इंडिया के अंदर गवर्नर था। कहाँ का? बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव आप देख सकते हैं, इसके पहनाव को देख सकते हैं। बड़ा चतुर इंसान था ये, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था ये बंदा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। प्लासी के युद्ध के बाद जब ये चला जाता है, रिटायर्ड हो गया यहाँ से, इंडिया से, तो आगे होता है बक्सर का युद्ध 1764 के अंदर। तो इसको संधि करने के लिए भी बुलाया जाता है, वहां से लंदन से संधि करने के लिए बुलाया जाता है। इतना चतुर था ये। ब्लैक होल की घटना क्या होती है? अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि फोर्ट विलियम के ऊपर क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। कौन? बंगाल का नवाब, जो अभी कौन है? सिराजुद्दौला है। फोर्ट विलियम के ऊपर कब्जा करने के बाद वहां से 146 अंग्रेजों को वो बंदी बना लेता है, और बंदी बनाने के बाद एक छोटे से कमरे में बंद कर देता है। बंद करने के बाद अगले दिन सुबह होलवेल अंग्रेजी अधिकारी ने कहा कि नवाब ने 146 अंग्रेजों को एक ही कमरे में बंद कर दिया, और अगले दिन सुबह जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो उसमें केवल 23 लोग ही जिंदा बचे थे। कितने लोग जिंदा बचे थे? 23 लोग ही जिंदा बचे थे। हालांकि इतिहास में इस तरह के कोई तथ्य देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन ये जो घटना घटी उससे क्या हुआ? जो प्लासी का युद्ध होता है उसके अंदर अंग्रेजों को एक मोटिवेशन मिल गया। ठीक है, मतलब नवाब के खिलाफ युद्ध करने का एक मतलब मिल गया, एक उद्देश्य मिल गया कि इसने हमारे लोगों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, जिसमें इतने लोग आ ही नहीं सकते थे, और अगले दिन जब गेट खोला गया तो केवल 23 लोग ही जिंदा बचे, बाकी 123 लोग तो मर चुके अंदर ही। तो इससे क्या हुआ? अंग्रेजों के अंदर नवाब के खिलाफ युद्ध करने के लिए जोश आ गया। हालांकि ऐसा कोई आधुनिक भारतीय इतिहास में तथ्य नहीं मिलते हैं कि ऐसी घटना भी कोई हुई थी। हाँ, इस घटना से माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल के नवाब से लड़ने का एक मोटिवेशन जरूर मिल गया। बंगाल के नवाब का फोर्ट विलियम पर अधिकार करने के बाद क्या होता है? तो अधिकार करने के बाद अंग्रेजों को बंगाल की खाड़ी के फुल्टा द्वीप पर शरण लेनी पड़ती है। तो अंग्रेजों का बंगाल के अंदर दाना पानी खत्म हो गया, क्योंकि अंग्रेज ने फोर्ट विलियम के ऊपर तो अधिकार कर लिया, अब अंग्रेज रहेंगे कहाँ? तो अंग्रेज क्या करते हैं? बंगाल की खाड़ी के अंदर एक फुल्टा द्वीप था, उसके ऊपर जाके शरण ले लेते हैं। नवाब ने कोलकाता का नाम बदलकर क्या कर दिया? अली नगर कर दिया। अब जब अंग्रेज चले गए तो उसका नाम बदलकर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कोलकाता का नाम बदलकर क्या कर दिया? अली नगर कर दिया। अब अंग्रेज क्या करते हैं? अपनी योजना बनाते हैं। योजना बनाने के बाद वो सोचते हैं कि वापस बंगाल के ऊपर हमला कैसे करें और उसको अपने अधिकार में कैसे लिया जाए। तो अंग्रेजों का पुनः कलकत्ता पर अधिकार। वाटसन और क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई। मैंने आपको दिखाया था क्लाइव कौन? ये रहा क्लाइव, इसके नेतृत्व में, और ये तो क्लाइव है और ये रहा वाटसन। तो इन दोनों के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई। कहाँ पर? बंगाल में। और नवाब के विरोधियों को अंग्रेजों ने अपनी तरफ मिला लिया। अब इसमें क्या हुआ कि नवाब के जो विरोधी होते हैं, जैसे कि रामायण थी, तो रामायण के अंदर जो रावण का छोटा भाई था विभीषण, तो विभीषण जब राम से मिल गया तो सारी कमजोरियों का पता चल गया। तभी तो कहते हैं कि घर का बेदी लंका ढाई। तो अब जब सारे विरोधी अंग्रेजों की तरफ आ गए तो छोटी बड़ी कमजोरी जो भी थी नवाब की वो सब इनको पता थी। अब ये क्या करते हैं? अंग्रेजों के साथ मिल गए और उनको सारी कमियां बता दी कि किले के अंदर किस रास्ते से जाना चाहिए, किस रास्ते पर कम सेना होती है, और कैसे नवाब को हराया जा सकता है, वो सारी चीज़ें इनने बता दी। अब वो नवाब के जो विरोधी थे जिनको अंग्रेजों ने शरण दी थी वो कौन थे, वो देख लेते हैं। नवाब के विरोधियों में सबसे पहले तो था मानिकचंद। मानिकचंद कौन था? ये कोलकाता का प्रभारी था। कोलकाता का प्रभारी था, एक अधिकारी आप कह सकते हैं। अमीरचंद कौन था? पूंजीपति, जैसे कि टाटा, बिरला, ये थे इंडिया। ठीक है। तो ये उस समय अमीरचंद बंगाल का पूंजीपति था, काफी अच्छा खासा। जगत सेठ, अब सेठ के नाम से आप क्या बोल सकते हैं? सेठ के नाम से मतलब काफी पैसे वाला था ये। और आज भी कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो ही सरकार चलाते हैं। तो उस समय भी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे वही सरकार चलाते थे, राजा को सलाह देते थे
और राजा उनकी सलाह मानने के लिए कहीं ना कहीं बाध्य भी होता था, क्योंकि वो उसको जो आर्थिक स्थिति थी राजा की, वो उनको बनाए रखने में कहीं ना कहीं मददगार होते थे। तो जगत सेठ कोलकाता का बैंकर था। खादिम खान और राय दुर्लभ ये अधिकारी थे काफ़ी उच्च पद पर। तो ये नवाब के विरोधी थे। तो इस वजह से अंग्रेजों ने इनको शरण दी और अंग्रेजों ने अंग्रेजों के पास नवाब के सारे वेद इन्होंने खोल दिए। ठीक है, अब इनमें आप देख सकते हो जैसे कि ये बड़े बड़े लोग हैं, अधिकारी हैं। तो इनमें कोई राय दुर्लभ है, कोई खादिम खान है, कोई जगत सेठ है, कोई अमीर चंद है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। फिर बैटल ऑफ प्लासी आता है। तो ये रॉबर्ट क्लाइव है और ये सिराजुद्दौला मान लेते हैं। 23 जून 1757 को युद्ध होता है बैटल ऑफ प्लासी का, जिसके अंदर ऐसी तोपें काम में ली गई थी अंग्रेजों के द्वारा सिराजुद्दौला को हराने के लिए। अब आती है अलीनगर की संधि। अब जैसे वॉटसन और क्लाइव के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी, तो वहां होती है अलीनगर की संधि। कोलकाता पर अंग्रेजों का फिर से अधिकार हो जाता है और किलेबंदी की अनुमति मिल जाती है। किससे? नवाब से। मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाया जाता है, जो सिराजुद्दौला का सेनापति होता है। जो मीर जाफर था, इसको लालच क्या दिया अंग्रेजों ने कि तेरे को नवाब बना देंगे, तेरे को नवाब बना देंगे, तू हमारी साइड आ जा। तो ये क्या करता है, अब ये सेनापति है, तो सेनापति जैसा कहेगा तो सेना तो वैसे ही करेगी। तो इसने क्या किया, एक टुकड़ी को तो पहले आगे भेज दिया जो बिल्कुल कमजोर थी, और एक को पूरी सेना को पीछे ही रखा। जब ये टुकड़ी आगे युद्ध लड़ने गई अंग्रेजों से, तो इसने पीछे सेना को आदेश ही नहीं दिया युद्ध लड़ने का। तो सिराजुद्दौला युद्ध हार जाता है। ठीक है, तो सिराजुद्दौला युद्ध हार जाता है। अब हारने के बाद सिराजुद्दौला से अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि होती है, जिसमें क्या होता है, कोलकाता पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है और किलेबंदी की अनुमति अब मिल जाती है और मीर जाफर को बना देते हैं सेनापति से नवाब। अब बन जाता है हमारा प्लासी की संधि होती है, तो प्लासी का युद्ध होता है। ये तो हो गया यहाँ तक। अब प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को होता है। किस किस के बीच में होता है? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य होता है। अंग्रेजों को विजय की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि विरोधियों को मिला लेता है। मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति होता है, वो भी उनको मिला लेता है, मतलब बेसिकली नवाब से धोखा कर लेता है मीर जाफर। सिराजुद्दौला के सिपाही मीर मदन और मोहनलाल वीरगति को प्राप्त होते हैं, जो काफ़ी विश्वास पात्र थे। मीर मदन और मोहनलाल जो कि हिंदू थे, ये सिराजुद्दौला के काफ़ी विश्वास पात्र थे। युद्ध में लड़ते हुए ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अंग्रेजों ने कठपुतली नवाब के रूप में मीर जाफर को बना दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया। और संधि की शर्तें मैंने आपको बताई दी। कोलकाता पर अंग्रेजी अधिकार हो गया, किलेबंदी की अनुमति मिल जाती है और मीर जाफर को नया बंगाल बना देते हैं, जो कि अंग्रेजों का एक कठपुतली था। उसके बाद मीर जाफर बन जाता है 1757 में नवाब, और ये 3 साल तक रहता है, 1760 तक रहता है। जब ये नवाब बनता है तो अंग्रेजों को 24 परगना की जिम्मेदारी दे देता है। 24 परगना काफी बड़ा विस्तृत क्षेत्र होता था, जिसका सारा भू राजस्व किसको जाएगा? अब अंग्रेजों को जाएगा। और क्लाइव को धन स्वरूपी उपहार देते हैं, बहुत सारा धन देता है क्लाइव को, क्योंकि क्लाइव और वारसा के नेतृत्व में तो सेना जाती है। अब मीर जाफर ने अंग्रेजों से बगावत कर दी। मीर जाफर जो था उसने अंग्रेजों से बगावत कर दी, क्योंकि अंग्रेज बार बार उससे जमीन मांगते थे, ठीक है, और भू राजस्व मांगते थे, धन मांगते थे, उपहार मांगते थे। तो इस वजह से मीर जाफर परेशान हो गया, तो वो बगावत कर देता है। अब अंग्रेजों की बढ़ती मांग को देखकर इसने बगावत कर दी। किसने? मीर जाफर ने। इसने डचों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई की योजना बनाई। इसने जो मीर जाफर था, इसने जो डच व्यापारी थे, मैंने आपको बताया था, जो 2nd नंबर पे आते हैं, ठीक है, पुर्तगाल के बाद डच आते हैं, ठीक है। डचों के साथ इसने जैसे ही अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई करने की योजना बनाई, तो अंग्रेजों को पता चल गया। अंग्रेजों को पता चल गया कि डचों को 1759 के जो बेदारा का युद्ध था, बेदारा की जो लड़ाई थी, मैंने आपको बताया था, बेदारा की लड़ाई में डचों को हराकर इनकी चुनौती समाप्त कर दी। अब फिर से अकेला मीर जाफर अकेला रह जाता है। डचों को बेदारा के युद्ध 1759 में पराजित कर इनकी शक्तियों को समाप्त कर देता है। मीर कासिम को नया नवाब बना देता है। अब यहाँ पे मीर कासिम कौन था? मीर कासिम मीर जाफर का सेनापति था, और सिराजुद्दौला का सेनापति, जो सिराज का सेनापति था, वो कौन था? वो था मीर जाफर, और मीर जाफर का सेनापति था मीर कासिम। अब जैसा कि लोग कहते हैं और इतिहासकार कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। जैसे सिराज को धोखा दिया किसने? मीर जाफर को। जो सिराज ने धोखा दिया मीर जाफर ने, और मीर जाफर को धोखा दिया मीर कासिम ने, तो ये भी सेनापति था। अब मीर जाफर को हटा दिया और मीर कासिम को सेनापति, वो नवाब बना दिया गया, ठीक है। ये था प्लासी का युद्ध। आप देख सकते हैं ये अंग्रेज अधिकारी हैं, इधर से ये लड़ रहे हैं, सामने कौन है? बंगाल, जो बंगाल का नवाब था उसके सेना है।
मीर कासिम क्या बन जाता है, नवाब बन जाता है। ठीक है, तो मीर कासिम नवाब बन जाता है। ये 1760 है। ठीक है, 1760 से 63, तो 3 साल के लिए ये नवाब मीर कासिम बनता है। तो मीर कासिम के साथ भी वही होता है कि मीर कासिम को जैसे नवाब बनाते हैं अंग्रेज, तो मीर कासिम मीर जाफर का सेनापति था, मैंने आपको बताया। और नवाब बनने के बाद अंग्रेजों को वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जिम्मेदारी देता है। और मीर जाफर क्या देता था, 24 परगना की जिम्मेदारी दे दिया। और अब मीर कासिम को बना दिया, तो वर्धमान और मिदनापुर और चटगांव की जिम्मेदारी इसने भी दे दी। लेकिन अंग्रेज क्या करते थे साले सॉरी, अंग्रेज क्या करते थे कि यहाँ पे नहीं रुकते थे, वो मांगते रहते थे। मतलब इतने ज़्यादा भूखे थे कि उनकी जो बढ़ती आवश्यकताएं थी उनको पूर्ति करने के लिए वो नवाब से पैसे, भू राजस्व, ये सारी चीज़ें मांगते रहते थे। तो मीर कासिम भी क्या करा, इनसे परेशान हो गया। तो मीर कासिम क्या करता है, अब एक बार फिर से मीर जाफर को नवाब बनाते हैं। इससे पहले की क्या घटना होती है वो देख लेते हैं। तो मीर कासिम इन सबसे परेशान होता हुआ व्यापारिक चुंगी ही समाप्त कर देते हैं। तो ये क्या करते थे कि जो 1717 में फर्रुख शेर ने इनको जो शाही फरमान जारी किया था कि 3,000 रुपये वार्षिक की दर से ये व्यापार कर सकते हैं पूरे साल भर, अब उसका ये गलत इस्तेमाल करते थे। मतलब खुद तो व्यापार करते ही करते थे, दूसरों को भी उसके आधार पर व्यापार करवा देते। इससे क्या है, जो नवाब था उसको नुकसान हो रहा था। तो उसने नवाब मीर कासिम ने क्या करा, व्यापारिक चुंगी ही समाप्त कर दी कि अब किसी से चुंगी नहीं ली जाएगी। अब जब किसी से चुंगी नहीं ली जाएगी तो अंग्रेजों का तो वो नुकसान हो गया, क्योंकि वो 3,000 का तो खुद का तो है ही। अब उसने सबकी समाप्त कर दी, तो अब वो पैसे किसी को देंगे नहीं, अब फ्री के अंदर लेके जाएंगे वो। तो ये अंग्रेजों का आर्थिक नुकसान यहाँ पर होता है। व्यापारिक चुंगी समाप्ति के मुद्दे पर मीर कासिम का अंग्रेजों से टकराव बढ़ गया। मीर कासिम को भागकर अवध के नवाब के यहाँ शरण लेनी पड़ी। कौन से नवाब के यहाँ, अवध के नवाब के यहाँ शरण लेनी पड़ी। और यहाँ का नवाब कौन था, शाह आलम द्वितीय। कौन था, शाह आलम द्वितीय यहाँ का नवाब था। अब बंगाल का नया नवाब फिर से किसको बना दिया गया, मीर जाफर को, कि जब तक मीर कासिम आता है तब तक तुम वापस से नवाब बन जाओ। मीर जाफर के समय 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व कौन करता है, हेक्टर मुनरो। तो ये बक्सर का जो युद्ध होता है ये होता है 1764 के अंदर। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन जो मीर जाफर के समय 1764 का बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व कौन करता है, हेक्टर मुनरो का। और प्लासी के युद्ध में किसने किया था, क्लाइव और वाटसन ने। दूसरी तरफ अवध का नवाब शुजा उद्दौला। अवध का नवाब कौन था, शुजा उद्दौला, जहां पर मीर कासिम शरण लेता है। और यहाँ पर पहले से कौन था, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय पहले से यहाँ पे शरण लिया हुआ था। ठीक है, अवध के नवाब के यहाँ, मतलब त्रिकुट हो गए ये। एक तो अवध का नवाब शुजाउद्दौला, दूसरा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय जो अभी भी दिल्ली सल्तनत का सम्राट था, और बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम, इनका त्रिकुट हो जाता है। अंग्रेज युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई, जो कि प्लासी के युद्ध में मैंने आपको बताया था, तो सॉरी बक्सर के युद्ध में हम आगे पढ़ेंगे, उसके अंदर अंग्रेजों की विजय हो जाती है। अंग्रेजों ने अवध के नवाब एवं मुगल सम्राट से इलाहाबाद की संधि की। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे बक्सर का युद्ध होता है, क्या परिस्थितियां बनी, और इसके अंदर अंग्रेज क्यों जीत गए, कैसे जीत गए, क्या क्या घटनाएं इसके अंदर होती है, और इलाहाबाद की संधि में कौन कौन से प्रावधान अंग्रेजों के द्वारा इन तीनों लोगों पर लागू किए गए, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये सीरीज अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। और PDF आपको इसकी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।